हेलो एंड वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सेशन 3 के बारे में जानेंगे, डिस्कशन करेंगे जो साइकोलॉजी के क्लास 10 से रिलेटेड है। इससे पहले के दो सेशन क्लास 10 के जो साइकोलॉजी से रिलेटेड थे उसमें हमने ब्रॉडली डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी, फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, और इसके बाद हमने डिस्कस किया था सेकंड सेशन के अंदर जो अलग अलग प्रकार के टूल्स और टेक्निक्स होते हैं उनका क्या उपयोग है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, इंटरव्यू टेक्निक, केस स्टडीज और अलग अलग इन्वायरमेंटल और एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम कैसे किन किन टेक्निक्स की मदद से एक्सपेरिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ब्रॉडली जो था वो हमने दो सेशंस में कवर किया। जो हमारा ये तीसरा सेशन है जो साइकोलॉजी क्लास 10 से रिलेटेड है, इसके अंदर जो थर्ड सेशन है वो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर है। सो जो ये चैप्टर है थर्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसके अंदर जो ब्रॉड टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उन ब्रॉड टॉपिक्स के अंदर है नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, nature of intelligence and its assessment, aptitudes and interest of their assessment, nature of personality and techniques of personality assessment। यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनका नेचर क्या होता है। उसके बाद हम असेस करने की कोशिश करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। फिर नेचर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इंटेलिजेंस और इसके असेसमेंट का नेचर क्या होता है। फिर एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट और उसके असेसमेंट के तरीके को ढूंढेंगे। फिर पर्सनालिटी के नेचर को जानने की कोशिश करेंगे और फिर जाकर हम अलग उन टेक्निक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और डिस्कशन करेंगे जो पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये ब्रॉड वो टॉपिक्स है जो इस सेशन 3 जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है, जो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सेशन में हमें सीखने को क्या क्या मिलेगा। सो पहली चीज जो मेन बड़ी चीज है उसको हम कहते हैं कि हम उन चीजों के बारे में जानेंगे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझाती है, यानी वी विल बी नोइंग द नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिर हम उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे जो असेस करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, और लास्टली हम उन नेचर और डेफिनेशन को जानने की कोशिश करेंगे जो इंटेलिजेंस को दर्शाते हैं और उसको मापने यानी टूल है मेजर करने के। सो द नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड टूल्स टू मेजर इट। सो ब्रॉडली इन तीन चीजों के बारे में हम जानेंगे और इनके अलावा जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स और भी कुछ है उनके बारे में हम जानेंगे, जैसे एक्सप्लेन द नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड्स एंड टूल्स टू मेजर इट, यानी हम एप्टीट्यूड और टूल को जो मेजर करते हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर हम इंटरेस्ट और उसके टूल को जानने की कोशिश करेंगे कि वो टूल कौन कौन से हैं जिसकी मदद से हम इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ पर्सनालिटी एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड इन इट, यानी कौन कौन से वो टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हम इस पर्पस के लिए करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं हम तो वो नेचर से करते हैं, यानी नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। तो इससे पहले टॉपिक को और ज्यादा एक्सप्लेन करें तो पहले जरूरी है ये समझना कि व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि मैं जैसा हूं आप वैसा नहीं हो, और साइंस के हिसाब से ये चीज प्रमाणित हो चुकी है कि इस दुनिया में कोई भी दो लोग बिल्कुल समान रूप से यानी 100% एक जैसे नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ चेंज होगा, यानी कुछ ना कुछ फर्क उन दोनों इंसान के अंदर होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह होते, ट्रू कॉपी, और वो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की तरह होते हैं, एग्जैक्टली ट्रू कॉपी। बट ऐसा होता नहीं है, यानी कि हमारे माँ बाप जो है उनके दो बच्चे हैं, मैं अपने भाई की तरह बिल्कुल नहीं हूं, मैं उनसे फर्क है, मेरे और उनमें फर्क है। फर्क क्यों है? बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस। सो ये चीज प्रमाणित हो चुकी है कि कोई भी दो व्यक्ति या दो सजीव, दो इंसान बिल्कुल हूबहू एक जैसे नहीं हो सकते, और जब वो एक जैसे नहीं हो सकते हैं तो इसी चीज को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो इस इंडिविजुअल डिफरेंस में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज समझना वो ये है कि पीपल टेंड टू शो रेगुलरिटी इन देयर बिहेवियर, यानी कि वो लोग जो लगातार अपने व्यवहार के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव महसूस करते हैं, यानी समान चीजें मेंटेन करते हैं, रेगुलरिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी इन बिहेवियर इज यूनिक टू एवरी पर्सन, यानी जो कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी होती है वो हर इंसान के अंदर वो चीज बहुत यूनिक होता है। और जो तीसरी चीज है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकर ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी मेरे जेनेटिकल इश्यूज क्या हैं और मैं किस वातावरण के अंदर पला बढ़ा हूं। सो ये तीन जो मेन चीजें हैं ये किसी भी इंसान के व्यवहार में, हाव भाव में, बोलचाल के तरीके में बहुत बड़ा फर्क डालती है। कैसे हम एसेस कर सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, कैसे दो इंसान अलग है इस चीज को हम कैसे माप सकते हैं। सो अलग अलग तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है यूज ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स
फॉर इवेल्युएटिंग पर्सनल क्वालिटीज, बिहेवियर एंड एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल, यानी कोई खास तरीके का प्रोसेस हम फॉलो करें जिसकी मदद से हम इवेल्युएट कर सकें हर इंसान के अलग अलग क्वालिटी को, उसके व्यवहार को और उसके एबिलिटी को। इसके अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वैसा कोई टेस्ट इस्तेमाल करें जो रिलायबल भी हो, वैलिड भी हो और स्टैंडर्डाइज्ड भी हो। यानी सेशन 2 के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कशन किया था कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या चीज होती है। सो हर टेस्ट जिसका इस्तेमाल हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए करते हैं वो टेस्ट रिलायबल, वैलिड और स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, जिसकी मदद से हम किसी की बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान सकें। और तीसरी चीज है कि वो जो टेस्ट है वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब है कि अगर हम उस टेस्ट का इस्तेमाल बार बार करें तो जो परिणाम है उसमें बहुत बड़ा फर्क ना आए। उदाहरण के लिए, इफ यू एसेस समथिंग, द स्कोर्स ऑन द सेपरेट ओकेजन्स शुड बी मोर और लेस सिमिलर, यानी अलग अलग परिस्थिति में अगर हम उस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं परीक्षण के लिए तो उसका जो परिणाम है वो मिला जुला कर करीबन एक बराबर भी ही होना चाहिए, ज्यादा परिवर्तन ना हो। सो दैट इज कॉल्ड एज रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट। इसके अलावा एक जो टेस्ट है, the test should be a valid for personality which gives a measure of a person's personality, यानी मेरा व्यक्तित्व कैसा है, एक इंसान का व्यक्तित्व कैसा है, उस चीज को जानने के लिए हम इस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। फिर स्टैंडर्डाइजेशन इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग द प्रोसीजर of administration of a test to all persons in the same way under the same conditions, यानी एक स्टैंडर्ड टेस्ट ये प्रमाणित करता है कि अगर आप किसी भी टेस्ट को एडमिनिस्टर करेंगे किसी भी इंसान के ऊपर तो अलग अलग परिस्थिति में वो करीबन मिला जुला कर एक ही प्रकार का परिणाम देगा अगर एक ही कंडीशन में किया जाए तो, यानी वो रिलायबल है। अब नेचर को समझने की कोशिश करते हैं कि इंटेलिजेंस और असेसमेंट का बीच में क्या नेचर है। सो इंटेलिजेंस पहली चीज तो यह है जो रेफर करती है मल्टीफेस्टेड एबिलिटीज ऑफ ए पीपल, यानी हर इंसान के अंदर अलग अलग काबिलियत और एबिलिटी होती है, सो उस चीज को दर्शाती है। इंटेलिजेंस जो है वो अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस भी किया जा सकता है। आमतौर पे इंटेलिजेंस एक साइकोलॉजिकल टर्म है, ऐसा साइकोलॉजिकल टर्म जो बहुत प्रचलित है खास तौर पर स्कूलों के अंदर, यानी मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं मैथ्स के अंदर बहुत इंटेलिजेंट हूं, दूसरा बच्चा मैथ्स के अंदर वीक है, वो इंटेलिजेंट नहीं है। सो ये बहुत ऐसी चीजें हैं जिनका आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। इंटेलिजेंस अलग अलग तरीके से हमारे पास आता है, इट कम्स इन मेनी फॉर्म्स। उदाहरण के लिए, सम पीपल्स आर गुड इन स्टडीज व्हाइल अदर्स आर गुड इन रिपेयरिंग मशीन्स। तो मेरी एबिलिटी, मेरा इंटेलिजेंस अच्छा है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं जब मैं मशीन को ठीक करता हूं, लेकिन पढ़ाई में ठीक नहीं हूं। जबकि दूसरा इंसान पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन मशीन ठीक करने में नहीं। सो मैं मशीन ठीक करने में इंटेलिजेंट हूं, वो पढ़ने में इंटेलिजेंट, इट डजंट मीन मैं बेवकूफ इंसान हूं। सो इंटेलिजेंट इज हैविंग अ वेरी टिपिकल मीनिंग कि मैं जिस काम को करने में अच्छा हूं मैं उस क्षेत्र के लिए इंटेलिजेंट इंसान हूं। सो इसी कारण से कह सकते हैं इंटेलिजेंट इज बेसिकली अ फंक्शनल थिंग, फंक्शनल चीजों से संबंधित है। तो डेफिनेशन को तो आमतौर पे हमने परिभाषित किया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अलग अलग परिभाषा दी है इंटेलिजेंस को। तो उनमें से एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है बिनेट सीमन, जिन्होंने 1905 में इंटेलिजेंस को इस प्रकार डिफाइन किया था, जिनका कहना था कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, टू अंडरस्टैंड वेल एंड टू रीजन वेल। जबकि वेशलर भी बहुत फेमस और बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, उनका कहना था इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। सो ये दो बेसिक फर्क थे इन दोनों जो साइंटिस्ट हैं, बिनेट एंड सीमन और वेशलर्स, इन दोनों ने परिभाषा की दी और कुछ संबोधन किया इंटेलिजेंस के बारे में। बट अकॉर्डिंग टू गार्डनर का यह कहना था इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी और स्किल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स or to fashion products which are valued with one or more cultural settings, he gave the term. So multiple intelligence को गार्डनर ने 8 प्रकार में बांटा, और ये वो 8 प्रकार है जिनका हम आमतौर पे आज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। So इन 8 प्रकारों को अगर हम बांटने की कोशिश करें तो जो गार्डनर ने इन 8 प्रकार को बांटा, तो इन 8 प्रकार में लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, स्पेशल, म्यूजिकल, बॉडी कैनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक, इन 8 अप्रोच में बांटा। सो आमतौर पे इसको मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफली समझा दूं। सो पहला जो एबिलिटी था, पहला जो इंटेलिजेंस था गार्डनर के हिसाब से, लिंग्विस्टिक मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक चीजों में ज्यादा हो, यानी लैंग्वेज को समझता हो, अच्छा बोलता हो, लैंग्वेज एबिलिटी बहुत अच्छी हो। सो इट मींस उसकी वो इंटेलिजेंट है लिंग्विस्टिक एरिया के अंदर। एक बच्चा जो लॉजिकली चीजों को बहुत अच्छा प्रूफ करता है, समझाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, फॉर एग्जांपल मैथ्स में पढ़ने में बहुत तेज है, तो हम कह सकते हैं वो इंटेलिजेंट है लॉजिकल चीजों में। स्पेशल एबिलिटी, सो स्पेशल हम उनको कहते हैं जिसके अंदर बहुत क्रिएटिव वर्क है,
जो ड्राइंग में अच्छा है, पेंटिंग में अच्छा है, ड्रेस डिजाइनिंग में अच्छा है, क्राफ्ट के काम में अच्छा है, इंटीरियर डिजाइनिंग में अच्छा है, तो हम कहते हैं ही इज हैविंग सम स्पेशल एबिलिटी, सो वो इंटेलिजेंट है अपने फील्ड में। म्यूजिकल, जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में इंटरेस्ट हो, धुन बनाने में इंटरेस्ट हो, सो जिनका भी इंटरेस्ट म्यूजिकल चीजों के अंदर होता है उनको कहते हैं वो इंटेलिजेंट है म्यूजिक फील्ड के अंदर। बॉडीली काइनेस्थेटिक का मतलब है जो खुद से चीजों को कर कर समझता है, जब तक वो बॉडीली यानी फिजिकली किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता सो वो काम ठीक से नहीं कर पाएगा। सो इस तरीके के इंसान कहते हैं इज अ बॉडीली काइनेस्थेटिक पर्सन, हिज इंटेलिजेंस लाइज इन दैट। उसके अलावा बात करते हैं इंटरपर्सनल। सो दो इंसान जब आपस में बहुत अच्छे तरीके से रिलेशन मेंटेन करके आगे कंटिन्यू करते हैं तो उसको कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशन इज गुड। सो दो इंसानों के बीच में कम्युनिकेशन एबिलिटी कितनी अच्छी है, रिलेशनशिप कितना अच्छा मेंटेन करते हैं, सो कहते हैं इंटेलिजेंस लाइज इन इंटरपर्सनल थिंग्स। तो एक इंसान जो मार्केटिंग फील्ड में इंटरेस्ट अपना करियर बनाना चाहता है वहां पे इंटरपर्सनल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो एक ऐसा इंसान जिसके इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस काफी हाई है वो मार्केटिंग फील्ड के लिए बहुत सुटेबल हो सकता है, एज ए टीचर बहुत सुटेबल हो सकता है। जो सेवेंथ एरिया था वो था इंट्रापर्सनल यानी विद इन, मैं अपने आप को कितना अच्छे तरीके से जानता हूं। सो इंट्रापर्सनल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानता हूं, आई एम वेरी मच सेल्फ अवेयर, तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं उस फील्ड के अंदर। जैसे काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, ये ऐसे फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप इंट्रापर्सनल हो तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आप को, बिकॉज यू आर सेल्फ अवेयर अबाउट योरसेल्फ। और आखिरी चीज थी जो 8वां पॉइंट था इंटेलिजेंस से लेकर गार्डनर के, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरलिस्टिक, यानी जिनका इंटरेस्ट नेचर में हो, इन्वायरमेंट, पेड़ पौधे, गार्डनिंग, इन सब चीजों में जिनका इंटरेस्ट है वो नेचुरलिस्टिक कहलाते हैं। अगर आप उसमें इंटेलिजेंट है, उसमें आपका इंटरेस्ट है, इट मींस यू आर गुड इन दैट एरिया। सो इन एरिया के आधार पर हम जानते हैं कि किस इंसान का इंटेलिजेंट, कौन सा फील्ड में इंटेलिजेंस ज्यादा है, कौन किस फील्ड के अंदर इंटेलिजेंट है, इस हिसाब से हम उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं कि हम इंटेलिजेंस को एसेस कैसे कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स कर सकते हैं क्योंकि हर चीजों को एसेस किया जा सकता है। सो इंटेलिजेंस टेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, क्योंकि इंटेलिजेंस को हम एसेस कर सकते हैं। सो इंटेलिजेंस टेस्ट की मदद से हम इंटेलिजेंस को एसेस कर सकते हैं और इसी आधार पर इंटेलिजेंस टेस्ट को 3 भागों में बांटा गया है, वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट, दूसरा है इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट और तीसरा है परफॉर्मेंस टेस्ट। अब इसको एक एक करके अगर जाने तो वर्बल टेस्ट मतलब जिसमें एक सवाल है, आपको जवाब देना है। नॉन वर्बल इट मींस इमेजेस और पिक्चर के माध्यम से जवाब देना है। तीसरा है आपका इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट, अकेले बैठकर या फिर ग्रुप में बैठकर आपने टेस्ट दिया। फिर तीसरा है परफॉर्मेंसेस, यानी आपसे कुछ करवाया गया जिसके आधार पर परीक्षण किया गया। इसको अगर विस्तृत से हम आगे बढ़े तो बहुत सारे वेरियस इंटेलिजेंस टेस्ट शामिल हैं इस साइकोलॉजी फील्ड के अंदर। सो सबसे ज्यादा जो थ्योरी जो हम अपनाते हैं वो 2 है, एक है बीनेट और साइमन की थ्योरी, जिसने कहा दे गिव्स द कांसेप्ट ऑफ मेंटल एज। मेंटल एज मतलब जो हमारे दिमाग की उम्र है, कोई जरूरी नहीं कि मेरी शारीरिक उम्र जो है मेरी मेंटल एज भी वही है। काफी सारी जगहों पर आपने देखा कि एक इंसान दिमागी तौर पर विकसित नहीं हो पाया पर शारीरिक तौर पर विकसित हो गया, यानी एक इंसान जिसकी उम्र 40 साल है लेकिन दिमाग से वो अभी भी 16-17 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, यानी मेंटली वो विकसित नहीं हुआ। और दूसरे इसके विपरीत भी आपने शायद ऑब्जर्व किया हो कि एक इंसान, बच्चा है तो 10 ही साल का लेकिन वो उस इंसान की तरह सोच सकता है जो इंसान 30 और 40 साल का है। सो वहां पर उसका फिजिकल ग्रोथ नहीं हुआ ज्यादा, यानी फिजिकल ग्रोथ नहीं हुआ जबकि मेंटल एज हो गया, मेंटल ग्रोथ हो गया। सो विलियम स्टर्न ने एक थ्योरी डिवाइस, एक बेसिकली फॉर्मूला डिवाइस किया जो इंसान के आईक्यू को जानने की कोशिश करता है। उन्होंने ये थ्योरी 1912 में डिस्कवर की थी और ये थ्योरी कहती है कि आप ये जान सकते हैं कि कौन सा इंसान कितना इंटेलिजेंट है। सो इंटेलिजेंट जो इंसान कितना है इस चीज को जानने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है, आप एक बार प्रैक्टिस करके भी देखिएगा। हम मेंटल एज को डिवाइड कर देते हैं क्रोनिकल एज से और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि अगर हमें आईक्यू निकालना है तो हम कहते हैं कि ये इंसान ना करीबन 12 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, मेंटल एज उसके 12 साल की है और जो उसका क्रोनिकल एज है, जो क्रोनिकल एज मतलब आपकी जो वास्तविक उम्र है, आप जिस साल में पैदा हुए और आज आपकी जितनी एज है उसको हम कहते हैं क्रोनिकल एज। तो आपका आईक्यू कितना हुआ उस बच्चे का। तो हम कुल मिला के कहें कि अगर एक बच्चा है तो 8 साल का, लेकिन जो बच्चे 12 साल की उम्र में होते हैं उस तरीके से ये बच्चा सोच सकता है उस लेवल का। तो यानी मेंटल एज कितनी होगी उसकी 12 और क्रोनिकल एज कितनी होगी 8। सो हम 12 को 8 से डिवाइड करेंगे और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर हम 12 को 8 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके अगर 100 से मल्टीप्लाई करें सो जो उस बच्चे की जो आईक्यू निकल कर आएगी वो आएगी 150, 150। सो हम कह सकते हैं कि वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। वेस्लर ने कुछ और भी चीजें डिवाइस की थी जिसके हिसाब से कह सकते हैं दे डिवाइस द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड
टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस दैट इज कॉल्ड एज वेशलर स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, जो बहुत पॉपुलर है। वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जिसको हम नाम से जानते हैं, WAIS के नाम से भी वो बहुत पॉपुलर है। वेशलर इंटेलिजेंस स्केल जो है वो बच्चों के ऊपर आमतौर पर एडमिनिस्टर किया जाता है जिनकी उम्र 6 से 16 साल के ऊपर है। सो वेशलर इंटेलिजेंस टेस्ट हम 6 से 16 साल के बच्चों के ऊपर एडमिनिस्टर करते हैं उनके इंटेलिजेंस लेवल को परीक्षण करने के लिए। अब एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट को कैसे हम परीक्षित कर सकते हैं? सो एप्टीट्यूड इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ थिंग which refers to the potential ability of an individual to perform a task which generally consists of a combination of ability. So aptitude एक ऐसी चीज है जो आमतौर पे उस व्यक्तिगत इंसान के उस चीज को जानने की कोशिश करती है, उस पोटेंशियल को जानने की कोशिश करती है, जिस पोटेंशियल के हिसाब से आप उस काम को बेहतर तरीके से संपन्न कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। Several multiple aptitude test batteries have been developed to assess aptitude, यानी कई प्रकार की मल्टीपल बैटरी, टेस्ट बैटरी। यहां पर पहले टेस्ट बैटरी को समझा देता हूं। टेस्ट बैटरी वो चीज है जिसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ टेस्ट, यानी दो या दो से ज्यादा टेस्ट को जब हम इकट्ठा एक साथ जोड़कर टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो उसको कहा जाता है टेस्ट बैटरी। सो कई सारी टेस्ट बैटरी एप्टीट्यूड टेस्ट को परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें जो बहुत पॉपुलर है वो है DAT, यानी डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके अलावा कुछ और टेस्ट भी है, GATB, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, एंड द आर्म्ड सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। सो ये जो कुछ 3 टेस्ट बैटरीज मैंने आपको बताई, ये वो 3 टेस्ट बैटरीज हैं जिनका हम आमतौर पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोगों की या किसी भी बच्चे की एबिलिटी या एप्टीट्यूड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब पर्सनालिटी का नेचर क्या होता है? सो ऑलपोर्ट जो एक साइकोलॉजिस्ट थे 1937 में, उनके हिसाब से उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन within the individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment। यानी हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है। मेरे अंदर कुछ यूनिक चीज है तो किसी और इंसान के अंदर कुछ अलग यूनिक चीज होगी। सो आप वातावरण के अंदर अपने यूनिक चीजों के मदद से कैसे एडजस्ट करते हैं, वही कहलाती है इंसान का व्यक्तित्व या पर्सनालिटी। सो उस हिसाब से पर्सपेक्टिव्स ऑफ पर्सनालिटी को अगर हम डिफाइन करें तो कहलाएंगी ट्रेड पर्सपेक्टिव्स, साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव, सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव और ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव। अब हम टेक्निक को जानने की कोशिश करेंगे, पर्सनालिटी के टेक्निक्स क्या क्या हैं। सो पर्सनालिटी असेसमेंट मेजर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, आमतौर पे 3 हिस्सों में बांटा गया है। सो ऑब्जेक्टिव्स और सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी जो ऑब्जेक्टिव है वो 3 ऑब्जेक्टिव यानी 3 प्रकार के टेस्ट हैं जिसकी मदद से हम आमतौर पर पर्सनालिटी टेस्ट कंडक्ट करके किसी भी इंसान के व्यक्तित्व को जानने की कोशिश करते हैं। सो न्यूरोटिज्म, एक्सट्रावर्जन, ओपननेस, पर्सनालिटी इन्वेंटरी, इसका पूरा नाम है जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं NEOPIR। सो NEOPIR एक ऐसा पर्सनालिटी टेस्ट है जो न्यूरोटिज्म, एक्सट्रावर्जन, ओपननेस, पर्सनालिटी इन्वेंटरी को इवैल्यूएट करके बताता है किसी भी इंसान के बारे में। जबकि ग्लोबली पूरे दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला आज के टाइम पर जो टेस्ट है पर्सनालिटी का वो है 16PF, जिसको रेमंड कैटल ने बनाया था। सो 16PF 16 पर्सनालिटी फैक्टर को जज करता है, जैसा इसके नाम से पता लगता है 16 यानी 16, PF मींस पर्सनालिटी फैक्टर। 16 पर्सनालिटी फैक्टर को जज करने के लिए इस क्वेश्चन हम इस्तेमाल करते हैं जिसको रेमंड कैटल ने बनाया था। इसके अलावा इंडिया के अंदर बहुत सारे और भी कई सारे टेस्ट हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी व्यक्तित्व परीक्षण के इस्तेमाल के लिए। इसके अलावा प्रोजेक्टिव और इनडायरेक्ट मेजर्स भी होते हैं पर्सनालिटी के, जिसको हम सिचुएशन या ऑब्जर्वेशन के आधार पर पर्सनालिटी को मेजर करने का हम काम करते हैं। अब हम बात करें कुल मिलाकर कि अभी तक हमने क्या देखा और क्या समझा। सो हमने इंटरेस्ट, एबिलिटी, एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी के बारे में जानने की कोशिश की कि क्या होती हैं ये चीजें और वो कौन कौन से टूल हैं जिसके इस्तेमाल से हम पर्सनालिटी को जान सकते हैं, एप्टीट्यूड को जान सकते हैं। उस टूल का नाम यानी उस टेस्ट का नाम हमने आपके साथ शेयर किया और जानने की कोशिश की कि उसका हम किस प्रकार और बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों की पर्सनालिटी, इंटरेस्ट और एबिलिटी को जानने के लिए। सो अब आपके सामने कुछ एक असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट का मतलब है डू इट योरसेल्फ, यानी आपको खुद से करना है जो कुछ हमने अभी तक किया उससे संबंधित चीजें। सो मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन समझा देता हूं ताकि आपको इसकी मदद से असाइनमेंट पूरा करने में हेल्प मिले। सो पहला सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस जो टर्म है इससे आप क्या समझते हैं। दूसरा सवाल है, डिफाइन इंटेलिजेंस, नेम एनी 2 इंटेलिजेंस टेस्ट। आपको इंटेलिजेंस को परिभाषित करना है और किसी भी 2 इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम बताने, और जैसा नाम हमने सेशन 3 के अंदर डिस्कस किया है आपके साथ। तीसरा सवाल कहता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट, यानी आपको इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड और अचीवमेंट के बीच में डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करना है, क्या फर्क है इन तीनों के अंदर। और जो चौथा सवाल है वो ये कहता है,
आइडेंटिफाई द मेजर पर्सपेक्टिव्स टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनैलिटी, यानी आपको आइडेंटिफाई करना है उन मेजर पर्सपेक्टिव को जो पर्सनैलिटी को समझने में मददगार होती हैं। सो ये 4 वैसे सवाल हैं जिनका आपको जवाब देना है, असाइनमेंट कंप्लीट करना है। और ये 4 सवाल कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिससे संबंधित चीजें हमने ऑलरेडी इस पूरे सेशन के अंदर डिस्कस की हैं, जानने की कोशिश की है। सो अपने अंडरस्टैंडिंग को चेक कीजिए, इवेल्युएट कीजिए, गो थ्रू कीजिए कि हमने क्या क्या इन सवालों से संबंधित चीजों को पढ़ा है, समझा है, सीखा है, और उस आधार पर अपने असाइनमेंट को पूरा करने में हेल्प लीजिए, अपने थॉट प्रोसेस का, अपने डिफरेंट पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का, अपनी एबिलिटी का और अपने इंटरेस्ट का। सो यहीं पर पता लगता है कि आपकी एबिलिटी क्या है, इंटरेस्ट क्या है और आपकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो आप खुद के ऊपर भी इवैल्यूएट कर सकते हैं जब आप इन सवालों का जवाब दे रहे हो। सो साइकोलॉजी इज रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बस आपको देखना है कि ये चीजें आपके व्यक्ति के जीवन में भी कैसे अप्लाई हो रही है। सिर्फ पढ़ने तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखिए, इसको देखिए कि आपके व्यक्ति के जीवन के अंदर भी इस टूल का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको अपना जीवन और अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिले। सो इन असाइनमेंट को पूरा कीजिए। और सेशन 3 के अंदर इतनी ही चीजें थी। सो दैट इज द एंड ऑफ द सेशन 3। थैंक यू वेरी मच।